नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल की करारी हार के बाद विपक्षी दलों और नेताओं में एक आत्ममंथन, आत्मचिंतन और रियलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो गई है और वो ये महसूस कर रहे हैं कि अगर वो एकजुट नहीं हुए तो इसके बहुत ही गंभीर परिणाम उन्हें भुगतने पड़ेंगे, बल्कि वो भुगत रहे हैं और आने वाले समय में उनका चुनाव जीतना असंभव बना दिया जाएगा। इसीलिए जब ममता बनर्जी ने कहा कि उनसे 100 सीटें छीन ली गई हैं एसआईआर के जरिए, दूसरे धांधलियों के जरिए, तो राहुल गांधी ने तुरंत उनके सुर में सुर मिलाए, अखिलेश यादव ने भी उनके सुर में सुर मिलाए और बाद में राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कहा कि जो लोग पश्चिम बंगाल में, जो कांग्रेसी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की हार पर खुश हो रहे हैं, उन्हें खुशी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि ये एक लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस तरह से चुनावों का हरण कर ले जाना, चुनावों को प्रभावित करना और जो वास्तविक दावेदार हैं जीत के, उनको उससे वंचित कर देना। तो राहुल गांधी की ये पहल बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो इस समय देश के सबसे ऊंचे कद के विपक्ष के नेता हैं और अब धीरे धीरे तमाम वो नेता जो अपने आप को बड़ा बड़ा नेता समझते थे, उनके कद धीरे धीरे कटते कटते, छटते छटते नीचे आ गए हैं। पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली में, उनकी पार्टी भी हारी है और वो भी चुनाव हारे, तब उन्हें एहसास हुआ होगा। फिर हमने देखा कि ममता बनर्जी जो अपने आप को सबसे बड़ा नेता समझती थी, पश्चिम बंगाल की वो बड़ी नेता थी भी, भले ही राष्ट्रीय स्तर पर उनकी वो स्वीकृति, वो मान्यता न रही हो, लेकिन वो लगातार दावे करती रही और बल्कि कई बार तो उन्होंने खुद को ऑफर भी किया कि इंडिया गठबंधन का उन्हें कोऑर्डिनेटर बनाया जाए। वो नहीं हुआ और अब शायद उन्हें इस बात का एहसास हो रहा होगा कि अगर इंडिया गठबंधन से वो दूरी न बरतती और कई मामलों में इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी होती, जैसे कि चुनाव चोरी का मुद्दा जब राहुल गांधी ने उठाया था संसद में और संसद के बाहर, तो तृणमूल कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, दो ऐसे थे जिन्होंने कन्नी काट ली थी। उन्होंने अपना सुर अलापा था और विपक्ष का साथ नहीं दिया था। आज ये साफ जाहिर हो रहा है कि चुनाव चोरी की वजह से अरविंद केजरीवाल भी हारे थे, ममता बनर्जी भी हारी थी और स्टालिन भी हारे। इन तीनों की कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देख लीजिए, जितने वोट काटे गए हैं उससे उनकी हार का जो अंतर है बहुत कम है। मसलन स्टालिन की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ 1 लाख के आसपास वोट काटे गए और कुल वो 4000 के आसपास वोटों से हारे। इसी तरह से ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में 51,000 वोट काटे गए और वो कुछ ही हज़ार वोटों से हारी। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी में 38,000 वोट काटे गए थे और वो बहुत ही 1,500-2 हज़ार के मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे। तो इन तीन मुख्यमंत्रियों का अपना फर्स्ट हैंड अनुभव है। हालांकि स्टालिन तो हमेशा इंडिया गठबंधन के साथ खड़े रहे, राहुल गांधी के साथ खड़े रहे, कांग्रेस के साथ खड़े रहे, लेकिन ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का रिकॉर्ड बहुत ख़राब है और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी तो अभी भी कांग्रेस पर हमलावर है। उसे उसकी मजबूरी भी समझी जा सकती है, पंजाब में उसे कांग्रेस से ही लड़ना है, लेकिन इन तमाम क्षेत्रीय दलों की ये मजबूरी ही दरअसल विपक्षी एकता पर बोझ बन गई है। विपक्षी पूरे देश भर में जो आंदोलन चलना चाहिए एसआईआर के खिलाफ या केंद्र सरकार के खिलाफ, इनके जो क्षेत्रीय हित हैं, स्वार्थ हैं, उनकी वजह से उनमें रुकावट आ रही है। कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन जहां कांग्रेस लीड ले रही होती है, ये दोनों दल ये सोचकर, ये डर कर पीछे हट जाते हैं कि कहीं कांग्रेस उन पर भारी ना पड़ जाए, कांग्रेस को उसका श्रेय ना मिल जाए, कांग्रेस उनके राज्यों में किसी तरह का अपनी पकड़ ना बना ले, अपनी पहुंच ना बढ़ा ले। तो ये जो रीजनल पार्टियों का अपना भय है, उसकी वजह से विपक्षी एकता को भारी नुकसान लगातार हो रहा है। अभी भी मुझे नहीं लगता कि तृणमूल कांग्रेस की जो लीडर है ममता बनर्जी ठीक से समझ पाएंगे, क्योंकि वो बहुत दम्भी भी है, अहंकारी है, इसीलिए
उन्होंने पश्चिम बंगाल में एकला चलो वाला रास्ता अपनाया था। उन्होंने किसी भी दूसरे दल से कोई तालमेल नहीं किया और इसका उन्हें नुकसान भी हुआ। अगर इंडिया गठबंधन के दल एक साथ जुड़कर लड़ते या कम से कम कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस भी मिल के लड़ते तो शायद इतना बुरा हाल ना होता। ये भी गौर करने वाली बात है। कहने का मतलब ये है कि अब एक ऐसा मुकाम, एक ऐसा समय आ गया है जब राहुल गांधी की अपनी लीडरशिप को कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। राहुल गांधी अब एक छत्र विपक्ष के नेता बन चुके हैं। उनकी लोकप्रियता, उनकी समझदारी वो स्थापित हो चुकी है। वो जिस तरह का लचीलापन दिखा रहे हैं, दूसरे दलों के साथ हमदर्दी के साथ मिल रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, तो इससे ये लगता है कि अब एक समय आ गया है जब क्षेत्रीय दलों को सोचना पड़ेगा। ममता बनर्जी को तो सोचना ही पड़ेगा, सोचना ही चाहिए, क्योंकि अब उनके पास अभी तुरंत कोई ऐसा चैलेंज नहीं है जिसमें उन्हें कांग्रेस से सीधे लड़ना पड़े राज्य में। अब तो वो मौका हाथ से उनके निकल गया है। तो अब उन्हें हाथ बढ़ाकर कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ और दूसरे विपक्षी दलों के साथ एक रिश्ता बनाना चाहिए और वो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के जो कारनामे हैं उनके विरोध में उन्हें हाथ बटाना चाहिए। ये भी सच बात है कि ममता बनर्जी बहुत अवसरवादी नेता साबित हुई हैं। वो बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो चुकी हैं। वो बीजेपी को अपना स्वाभाविक मित्र बता चुकी हैं। वो आरएसएस को अच्छा संगठन बता चुकी हैं। उन्होंने आरएसएस बीजेपी को पनपने का चांस दिया ताकि कांग्रेस और लेफ्ट पनप ना पाए। तो ये सारे खेल ममता बनर्जी ने किए हैं और वो दूध की धुली कतई नहीं है। उनकी राजनीति कोई आदर्श राजनीति नहीं है। अगर उनकी पराजय भी हुई है और ऐसी मैसिव जो हार हुई है, डिफीट हुई है, उसमें उनके स्वभाव, उनकी पार्टी का चरित्र और जो दूसरे गोरख धंधे हैं उनका भी कम योगदान नहीं है। तो ममता बनर्जी के लिए एक बार फिर से ये सोचने का मौका है और सोचकर तुरंत निर्णय लेने का मौका है, क्योंकि अब जो चुनौती है उनके सामने तो 2029 की होगी। पंचायत इलेक्शन वगैरह होंगे बीच में, ठीक है, लेकिन असली चुनौती 2029 की होगी। इसी तरह से अखिलेश यादव के लिए अब सबसे मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि बंगाल जीतने के बाद बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि यूपी उसके हाथ से निकले। लोकसभा चुनाव में यूपी में उसकी दुर्गति बन गई थी और उसी की वजह से वो एक तरह से अपने दम पर बहुमत लाने में नाकाम हो गई थी, यूपी में इतनी सारी सीटें गंवाने की वजह से। तो अब यूपी में जिस तरह से खेल वो रच रही है, यूपी में 2 करोड़ वोटर मतदाता सूचियों से गायब कर दिए गए हैं और आप समझ सकते हैं कि ये पश्चिम बंगाल के आगे का मामला है। बहुत सारे लोग ये गलतफहमी में है कि SIR का टारगेट पश्चिम बंगाल भर था। बिहार में प्रयोग किया, पश्चिम बंगाल में उन्होंने उसका फ़ायदा उठा लिया और अब आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन अब दाढ़ में खून लग गया है और ये 2029 के चुनाव तक ये SIR ऐसे ही चलेगा और प्रभावित करने के लिए तमाम तरह के छल छद्म हथकंडे अपनाए जाएंगे। तो अखिलेश यादव को बंगाल से सबक लेना होगा, साथ में आना पड़ेगा, एकजुटता दिखानी होगी, बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। अपने जो सोशल कोएलिशन है जिसमें विभिन्न वर्गों को शामिल करना है, उस पर ज़्यादा जोर देना होगा और अब 24/7 सड़कों पर दिखना होगा। ड्राइंग रूम या सोशल मीडिया में दिखने का अब उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। अब बाजी हाथ से निकल सकती है। अब केवल 10 महीने बचे हैं और इन 10 महीनों में उन्हें पिछले 5 साल की जो उन्होंने लापरवाहियाँ, खामियाँ, सुस्तियाँ की हैं, उन सब का भरपाई करना है और दूसरे दलों को साथ लेकर चलना है। तभी उनकी भी नैया पार होगी, तभी अपोजिशन की भी नैया पार होगी और तभी 2029 की सही ढंग से तैयारी भी हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।